वो कोई भी रिएक्शन, वो सिंपल रिएक्शन दे उसमें जो है ना आपका स्क्वायर वगैरह ना हो, तो उसमें फिर वो जो है वो आवाज, रुखसंदा आपकी तरफ आवाज क्लियर है? फिर मुझे पता चल जाता कि नेट मेरी तरफ इशू तो नहीं कर रहा। मैम आपकी स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। वो स्क्रीन में अभी शेयर करती हूँ, वो मैंने समझाना था, कुछ क्वेश्चंस थे तो वो मेरी गैलरी में, तो वो मैं इस वजह से अभी स्क्रीन नहीं शेयर कर रही, वो मैं जस्ट क्वेश्चंस जो है रुखसंदा के एमसीक्यूज थे कुछ, तो उस वजह से जो होगा तो वो किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, रिवर्स चला जाएगा, रिएक्टेंट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वो फेवर करेगा रिएक्टेंट्स को। आज हमारा जो चैप्टर है वो है जी, सॉरी मेंशन चैप्टर का नेम ही करना भूल गई, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी, ठीक है, इनऑर्गेनिक का चैप्टर है ये भी हमारा। लास्ट टाइम हमने ट्रांजिशन वाली इनऑर्गेनिक का चैप्टर है, पीरियड एंड पीरियोडिसिटी। हिस्ट्री हम सबसे पहले इसकी देख लेते हैं। फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन एलिमेंट, सबसे पहले एलिमेंट का पैटर्न जो है वो किसने रिकॉग्नाइज किया था? जॉन डॉब्रेनियर ने, ठीक है, 1780 टू 1849, लॉ ऑफ ट्राइएड्स, ठीक है, ये एमसीक्यूज आया हुआ था पास पेपर में पीपीएससी के जो है रिकॉग्नाइज द एलिमेंट्स पैटर्न इन एलिमेंट्स, जॉन डॉब्रेनियर ने जो है वो किया था कब? 1780 टू 1849। और कौन सा लॉ उसने फॉलो किया था? लॉ ऑफ ट्राइएड्स, ठीक है। लॉ ऑफ ट्राइएड्स क्या कहता है हमारे पास? लॉ ऑफ ट्राइएड्स कहता है कि उसने एलिमेंट्स को कितने ग्रुप्स में अरेंज किया? तीन में अरेंज किया, और हर पहले एलिमेंट की तीसरे एलिमेंट के जो एटॉमिक मास था उनका दोनों को एवरेज निकाल के हमारे पास किसका एलिमेंट आ रहा था जो दरमियान में था उन दोनों के, ठीक है। हमारे पास तीन एलिमेंट्स हैं, और पहले का एटॉमिक मास और तीसरे का एटॉमिक मास जो है उसका अगर हम एवरेज निकालते हैं तो हमारे पास जो एटॉमिक नंबर आता है, वो एटॉमिक मास आता है, वो किसका आता है? थर्ड वन का आता है, ठीक है, सॉरी सेकंड वन का आता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल अगर आप देखें तो यहाँ पे एग्जाम्पल में वो कह रहा है कि हमारे पास क्या था? लिथियम। अब लिथियम जो है उसका एटॉमिक मास कितना होता है? 7, ठीक है, 7। और जो हमारे पास पोटाशियम है, पोटाशियम का कितना होता है? 39, ठीक है, 39। अब मुझे बताएं जरा लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 3, ठीक है। और पोटाशियम का होता है जी 19 हमारे पास, ठीक है। पोटाशियम का तो जो हम जब थे अपने टाइम पीरियड में तो हम फिर चीजें इससे याद रखते थे कुछ तो ऑलमोस्ट, जो जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता था तो फिर हम उससे याद रखते थे अच्छा इसका एटॉमिक मास जो है वो 12 है। बहुत से एलिमेंट्स है कुछ का इस तरह मैच नहीं करता, जैसे कि अब पोटाशियम है, पोटाशियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 19, तो इसका जो है वो एटॉमिक मास जो है वो 39 है, ठीक है। तो हम अपनी कन्वीनियंस के लिए, आपका भी अपना कोई एक मेथड होगा तो आपने उस हिसाब से जो है वो याद रखना है कि जो है आपको मैसेज कैसे याद रहेंगे अब एलिमेंट्स के। तो 7 + 39 हमारे पास कितना हो जाता है जी? इसको हम एवरेज है, टू एलिमेंट्स है तो टू है, तो टू पे डिवाइड कर देंगे, तो जब टू पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 23। और सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, और सोडियम का एटॉमिक मास जो होता है वो क्या होता है? 23, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ये किसने कहा था? जॉन डॉब्रेनियर ने कहा था सबसे पहले, और उसने कौन सा लॉ दिया था? लॉ ऑफ ट्राइएड्स दिया था, ठीक है। न्यूलैंड ने क्या किया था? न्यूलैंड ने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया था इन 1864, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन रोज सो दैट प्रॉपर्टी ऑफ एवरी एथ एलिमेंट रिजेंबल द फर्स्ट वन। उसने एटॉमिक मास के दिया था लॉ ऑफ ट्राइएड्स, और इसने कहा था कि जो है लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है। अब इसने कहा था कि हाँ, अगर हम एलिमेंट्स को रो में अरेंज करते हैं, उनको प्रॉपरली अरेंज करते हैं, तो जो एट्थ वाला एलिमेंट है हमारे पास उसकी प्रॉपर्टी किसके साथ मैच करेंगी? फर्स्ट वन के साथ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम सिर्फ समझने के लिए हम अब कहते हैं कि हमारे पास जो है वो फर्स्ट पे लिथियम है, और नंबर 8 पे जो है ये हमारा वन एलिमेंट है, और सो अंदर भी कोई ना कोई आ रहा है, और यहाँ पे एट्थ आ गया, और एट्थ में हमारे पास क्या है? पोटाशियम। एट्थ नंबर पे हमारे पास क्या है? पोटाशियम। तो अब ये एट्थ नंबर वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी उसने क्या कहा था? किसके साथ मैच करेंगी? पहले के साथ,
ये किसने कहा था? ये मेंडलीव्स ने दिया था, लॉ सॉरी न्यूलैंड ने दिया था, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया था हमारे पास 1864 में। नेक्स्ट है हमारे पास जूलियस लॉदर मायर। इसने क्या कहा था? इसने कहा था मायर ने 1830 टू 1895 में, कर्व बिटवीन एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, सो दैट एलिमेंट हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई द सेम पोजीशन ऑन कर्व। अब कर्व है किसके बिटवीन? एटॉमिक मास किसके? एलिमेंट की, और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज अब उसकी कौन कौन सी हो सकती हैं? डेंसिटी हो सकती है, मेल्टिंग पॉइंट भी हो सकता है उसका, और उसका बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है। ठीक है, अब ये क्या है? ये कर्व है, ठीक है, किसके कर्व है? मैस और सॉरी फिजिकल प्रॉपर्टीज में। तो उसने कहा कि सो दैट एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाई द सेम पोजीशन ऑफ द अर्थ। अब अगर उसकी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सेम है जो जो, तो वो क्या होगी? वो कहाँ पे होंगी? कर्व पे होंगी, ठीक है। वो प्रॉपर्टीज उसकी कहाँ पे होंगी? कर्व के ऊपर आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट जो था उसने क्या था हमारे पास? मेंडलीव ने 1872 में डायमिट्री आइवानोविच मेंडलीव, अब इसने भी मेंडलीव ने भी काम किया था। ऑल द क्लासिफिकेशन आर बेस्ड ऑन एटॉमिक मैसेज। मेंडलीव ने क्या कहा था? उसने कहा था कि जो जितनी भी क्लासीफाई हमने एलिमेंट्स को किया है वो किस पे बेस कर रही थी? एटॉमिक मैसेज पे बेस कर रही थी। अभी तो हम एटॉमिक नंबर पे नहीं गए, अभी जो भी हमने एलिमेंट की डिस्कशन की है, अरेंजमेंट पे डिस्कशन की है, वो किस बेस पे है? एटॉमिक मास की बेस पे, एटॉमिक नंबर की बेस पे नहीं है। नेक्स्ट जो है हम देखेंगे कि एटॉमिक नंबर की बेस पे किसने बात की थी हमारे पास, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, वो तो क्या था कि अब मॉडिफाइड फॉर्म को हम डिस्कस करने लगे हैं, वो ओल्ड पीरियोडिक टेबल था, ठीक है, बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर। ठीक है, किस पे बेस कर रहा है? ये हमारे पास एटॉमिक नंबर पे बेस कर रहा है। आफ्टर डिस्कवरी ऑफ एक्सरेज, जब एक्सरेज की डिस्कवरी हुई तो उसके बाद जो है वो एटॉमिक जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसको हमने किस बेस पे डिवाइड कर दिया? एटॉमिक नंबर की बेस पे। और अभी तक उसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 118 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है कि कितने एलिमेंट्स हैं? 118 एलिमेंट्स हैं। प्रीवियसली 8 ए एंड 8 बी ग्रुप्स, 18 कॉलम्स, ठीक है। नाउ 18 ग्रुप्स, 1 to 18 ग्रुप्स कितने हो गए अब 1 to 18 ग्रुप्स हैं, ठीक है। ए और बी आगे फर्दर उनकी क्या है? सब डिवीजन है। वो भी हम देखते हैं। Elements in group 1, 2 and 12, 18 possesses wide variety of properties representative elements, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि जो ग्रुप हमारे पास 1 2 में और उसके अलावा 12 to 18 में जितने भी एलिमेंट हैं, उनके पास जो उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो बहुत ज्यादा है। उनको हम क्या बोलते हैं? हम उनको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं, ठीक है। एलिमेंट इन ग्रुप्स 3 to 12 आर नाउन एज ट्रांजिशन एलिमेंट, जैसे कि कल हमने डिस्कस कर लिया। जो हमारे पास डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और वो कौन कौन से ग्रुप्स में लाई करते हैं? 3 to 12 में जो है वो लाई करेंगे ग्रुप्स में। मेटल्स हो सकते हैं हमारे पास, मेटालाइट्स भी होते हैं और नॉन मेटल्स होते हैं। अब ये किसकी अरेंजमेंट बता रहे हैं? ये पीरियोडिक टेबल की बता रहे हैं। हमारे पास सबसे पहले क्या आएंगे? मेटल्स आएंगे, फिर दरमियान में क्या होंगे? मेटालाइट्स होंगे, और एंड पे जो है वो क्या होंगे? नॉन मेटल्स होंगे, ठीक है। ये सब किस किस ने बात की है? ग्रुप्स की बात की है। पीरियड्स जो है वो पीरियड्स कह रहा है किस बेस पे होते हैं हमारे पास? नंबर ऑफ शेल्स पे, ठीक है। रोज 7 पीरियड्स होते हैं, ठीक है। number of based on number of shells rows 7 periods all are complete। 7 periods है और सबके सब क्या है? completes हैं। और जो हमारे पास नेक्स्ट है जो हमारे जो होते हैं शेल, मेन शेल होते हैं वो KLMN होते हैं ना। और उनमें आगे जो ब्लॉक्स है पीरियोडिक टेबल को फर्दर उसने सब शेल्स में डिवाइड किया हुआ किस बेस पे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस पे। ये आपको अच्छी तरह क्लियर है कि जो हमारे पास होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस पे 1S, S, P, D एंड F जो है वो हमारे शेल्स होते हैं, सब शेल्स होते हैं। तो उस बेस पे जो है वो हम इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस पे हम इसको डिवाइड करते हैं, अरेंज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एस ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ ग्रुप 1 and 2 एंड हीलियम। एस ब्लॉक में हमारे पास क्या क्या है? एक तो ग्रुप 1 है और ग्रुप 2 है, और उसमें हमारे पास हाइड्रोजन एंड हीलियम है, ठीक है। ग्रुप 1 और 2 में एस में एस की बात कर रहा है यहाँ पे वो। नेक्स्ट है जी हमारे पास ग्रुप 1 एलिमेंट हैव पार्शली फिल्ड एस ऑर्बिटल विद 1 इलेक्ट्रॉन। ग्रुप 1 में हमारे पास है क्या?
एट ए एन एट 18 1 to 18 एक मिनट है। प्रीवियसली ठीक है, ये पुराने ही बात कर रहा है कि कॉलम की पुराने पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा है कि उसमें जो है वो ये थे कि इतने ग्रुप्स थे और कॉलम देखें 18 है, लेकिन अब जो है हमारे पास है 18, 1 to 18, ठीक है, 1 to 18 जो है वो ग्रुप्स हैं। ये प्रीवियसली बात कर रहा है, उसमें साथ लिखा भी हुआ है। ओके। नेक्स्ट है हमारे पास, अभी हम कह रहे थे कि जो हमारे पास एस ब्लॉक कंसिस्ट किस में होता है, उसमें हमने कहा कि दो ही एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं। तो जो ग्रुप वन एलिमेंट है पार्शली फिल्ड एस ऑर्बिटल विद वन इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक ही। तो उसने कहा कि वो क्या है, वो पार्शली फील्ड है, हमारे पास क्या है, पार्शली फील्ड है। तो दूसरा क्या है, ग्रुप टू एलिमेंट्स आर कंप्लीटली फील्ड एस ऑर्बिटल विद टू इलेक्ट्रॉन। दूसरे ग्रुप वाले जो एलिमेंट है वो उनका शेल कंप्लीट होता है एस जो ऑर्बिटल है, क्योंकि उनके पास दो इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरे होते हैं। और हम क्या कहते हैं कि एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एस में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब एस के पास कितनी कैपेबिलिटी है, एस के पास दो इलेक्ट्रॉन्स रखने की कैपेबिलिटी है ना। अक्सर हम पढ़ते हैं 1s2 2s2, ठीक है। तो एस के पास कितनी कैपेबिलिटी है, दो इलेक्ट्रॉन्स की कैपेबिलिटी है। तो वो जो है ग्रुप टू है जो, उसमें वो कंप्लीट होता है एस ऑर्बिटल। आफ्टर द एस ऑर्बिटल इज फील्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई द पी ऑर्बिटल। अब अगर कोई एलिमेंट ऐसा आ गया जिसके दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो वो किस में चले जाएंगे, पी में चले जाएंगे। और पी आपको पता है कि पी जो है कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता है अपने पास, कितनी कैपेबिलिटी पी के पास इलेक्ट्रॉन्स की रखने की, 6, ठीक है। 2p x 2p y एंड 2p z, ठीक है। तो वो दो दो सब में इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, तो 6 जो है वो कैपेसिटी है पी ऑर्बिटल की। ग्रुप 13 to 18 contain एलिमेंट विद पार्शियली और कंप्लीटली फिल्ड पी ऑर्बिटल। अब वो कहता है कि अगर हम 13 to 18 ग्रुप में देखें, तो जो हमारा पी ऑर्बिटल है वो पार्शियली भी फिल हो सकता है और कंप्लीटली फिल भी हो सकता है। द डी ब्लॉक एलिमेंट contain द ट्रांजिशन मेटल एंड इट इज अ लार्जेस्ट ब्लॉक, ठीक है। ये चीज आपने याद रखनी है कि डी ब्लॉक जो है उसमें कौन से होते हैं, ट्रांजिशन होते हैं एलिमेंट्स। दूसरा ये होता है कि वो सबसे लार्जेस्ट ब्लॉक है। द 5d ऑर्बिटल्स कैन होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन। अब डी हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन कैपेबिलिटी है, कि डी के पास 10 इलेक्ट्रॉन की कैपेबिलिटी है। एस के पास हमने पढ़ा कितने इलेक्ट्रॉन, 2। पी के पास कितने, 6। और डी के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स की होती है। और इसी तरह जो है एफ एफ के पास होगी 14 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होगी कि वो अपने एडजस्ट कर सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स। डी ब्लॉक स्पैन्स 10 ग्रुप्स ऑन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। डी ब्लॉक जो है वो कितने ग्रुप्स में स्पैन करता है, 10 ग्रुप्स में, ठीक है। एफ ब्लॉक कंटेन द इनर ट्रांजिशन मेटल। एफ ब्लॉक में कितने होते हैं, 10। ये सॉरी, इन एफ ब्लॉक में इनर ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं हमारे पास। और द एफ ऑर्बिटल जो है उसके पास कितनी कैपेबिलिटी है, 14 इलेक्ट्रॉन्स की। 14 इलेक्ट्रॉन्स और उसका स्पैन कितना होता है, 14 ग्रुप्स तक, ठीक है। दूसरी क्लासिफिकेशन इसके अलावा क्या थी, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स कौन से होते हैं, आफ्टर यूरेनियम जितने भी होंगे उन सिंथेटिक एलिमेंट्स हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। रेयर अर्थ में एलिमेंट्स कौन से हैं, लेंथेनाइड्स एंड एक्टानाइड्स, ठीक है। अल्कली मेटल्स कौन से हैं, 1a जो है वो कौन से बनाते हैं, अल्कलीज बनाते हैं। जब वाटर के साथ हम उनका रिएक्ट करते हैं तो वो, इसलिए हम उनको अल्कली मेटल्स भी बोलते हैं। ग्रुप 2a को जो हम बोलते हैं वो अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं। तो ये आपने याद रखना है कि 1 वालों को क्या बोलते हैं, 2 वालों को क्या बोलते हैं। और हेलोजेंस कौन से होते हैं, जो साल्ट बनाते हैं हमारे पास, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप 7a और 17, ठीक है। ये सारे क्या है, हेलोजेंस हैं। चालकोजेंस क्या होते हैं, मेटल गिवर्स होते हैं, मेटल प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस होते हैं, 16 ग्रुप, ठीक है। ये मेटल गिवर्स होते हैं, या मेटल देते हैं या मेटल प्रोड्यूस करते हैं। नोबल गैसेस 0 ग्रुप, ठीक है। इनर्ट गैसेस होंगी ग्रुप 8a और 18 ग्रुप जो है वो, उसमें क्या होती हैं, इसको 18 ग्रुप को एक में होते हैं हमारे पास नोबल गैसेस और दूसरे में हमारे पास के क्या होते हैं, 0 ग्रुप बोलते हैं उसको, जिसमें नो 0 ग्रुप भी बोलते हैं और सॉरी नोबल गैसेस भी बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा है क्लासिफिकेशन फर्दर किसकी, पीरियोडिक टेबल की। नेक्स्ट है एटॉमिक मॉडल।
वेव मैकेनिकल मॉडल, ऑर्बिट और ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट जो है वो होता है फ्रॉम डिस्चार्ज ट्यूब, कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ एटम ओरिजिनेटेड इन 1895। ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब से जो है वो हमने देखा था एटम को डिविजिबिलिटी हमने बताई थी, एटम की एटम डिवाइड होता है, तो वो कब ओरिजिनेट हुआ था 1895 में। 1911 में लॉर्ड रदरफोर्ड जो है उसने दिया था गोल्ड फॉइल पे, एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, और 1913 में बोहर मॉडल आ गया था हमारे पास। और फिर डी ब्रोगले डोल नेचर आई थी जिसने क्या बताया था, एटम के बाद एटम को डिस्कस किया था। In 1926, Schrodinger wave equation, वेव मैकेनिकल मॉडल, क्वांटम मैकेनिकल अप्रोचेज ओवर वेव मैकेनिकल मॉडल। ठीक है, क्वांटम जो है वो वेव मैकेनिकल के ऊपर जो है वो सुपेरियरिटी पे चला गया, क्योंकि इसने ज्यादा अच्छा किसको एक्सप्लेन किया था, एटम को एक्सप्लेन किया था। तो ये सारे मॉडल जो है वो किसको एक्सप्लेन करते हैं, एटम की डिविजिबिलिटी को एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वांटम नंबर्स। चार तरह के जो है वो हम क्वांटम नंबर्स जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारा कौन सा है, क्वांटम नंबर। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। और तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और चौथा स्पिन क्वांटम नंबर जो है, ये हमारे क्या है, क्वांटम नंबर्स हैं। सबसे पहले जी हमारे पास है क्वांटम नंबर, न्यूमेरिकल वैल्यू। क्वांटम नंबर होता क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है किसी भी सॉल्यूशन के लिए ऑफ कांस्टेंट इन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब वो किसकी बात कर रहा है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की बात कर रहा है। रुखसंदा आपने तो डिटेल पढ़ी होगी इसकी बीएस लेवल पे क्वांटम मैकेनिक्स की, लेकिन सोबिया को इसका मतलब मेरा नहीं ख्याल एक्सपीरियंस होगा। तो ये जो क्वांटम नंबर्स हैं आपको अच्छी तरह पता होंगे, जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में हम जो है वो सारे डिस्कस करते हैं। ठीक है, पूरी डिटेल जो है वो हम इसकी स्टडी करते हैं। तो आपने बस इतना याद रखना है सोबिया अपनी कन्वीनियंस के लिए कि क्वांटम नंबर किसको बोलते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज फॉर सॉल्यूशन ऑफ कांस्टेंट इन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती हैं जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में हमें दी गई होती हैं। तो पहला हमारा क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एन से। और बीट ऑर्बिट होता है, इसमें शेल होते हैं और एनर्जी लेवल होते हैं। एन क्या है हमारा, एन जो है वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। और इसके अलावा हमारे शेल्स कौन से होंगे, फिर के एल एम एन। ठीक है, ये हमारे और शेल हो जाएंगे। और आर एन जो है वो ये यहाँ पे जो उसने हमें कैलकुलेटेड वैल्यू निकाल के दी थी ना रेडियस की, वो क्या थी, 0.529 एन 2 इंटू एंगेस्ट्रॉन। एंगेस्ट्रॉन क्या है, यूनिट है। ठीक है, और 0.529 जो है वो वैल्यू, और एन टू जो है एन का स्क्वायर है। वहां पे अब हमारे कोई भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। अब हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पुट करते जाएंगे, उनका स्क्वायर लेके और इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो हमारे पास जो है वो रेडियस ऑफ एन, ये उसने दिया हुआ है nth ऑर्बिटल के लिए। अगर हमारे पास n1 होता है, n2 होता है, तो फिर हम जो है इससे क्या निकाल सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं। ठीक है, एनर्जी जो है उसने दी थी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे पास 2n2। ठीक है, हमारे पास किस फॉर्मूले से हम जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो फाइंड आउट करते हैं, तो हम इस फॉर्मूले से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फाइंड आउट करते हैं, 2n2। 2n2। अब 2 है हमारे पास और n हमारे पास कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5। तो फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि हमारे पास n2 है यहाँ पे, और यहाँ पे हमने स्क्वायर ले लिया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर लें तो क्या हो जाता है, 4। तो 2 4 जा क्या होता है, 8। ठीक है, तो हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट कर लिए। तो इस तरह आप किसी भी कोई भी आपको किसी चीज के इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने हो, तो आपने इस फॉर्मूला से फाइंड आउट करने 2n स्क्वायर से। ठीक है, एनर्जी क्या दी हुई है उसने, नेक्स्ट हमारे पास एनर्जी उसने दी है इज इक्वल टू -1313 इंटू 1/n²। अब जो था रेडियस वो क्या था, रेडियस 0.529 इंटू n²। लेकिन एनर्जी क्या है, एनर्जी की एक वैल्यू है, वैल्यू -1313 इंटू n, 1/n², 1/n² है यहाँ पे। ठीक है, किलो जाउल पर मोल। तो जब हम इसको जौल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास, हम इसको इस तरह भी, अगर वो कहता है, अगर आपको जौल में वैल्यू देता है तो फिर आपने ये वाली वैल्यू पुट करनी है, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 1/n² इंटू जाउल। ठीक है, और अगर किलो जौल में देता है वैल्यू तो फिर आपने ये वाली वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, किलो जौल पर मोल के लिए ये वाली वैल्यू है, और जौल के लिए जस्ट ये वैल्यू है। और 1/n² जो है हमारे पास वो n कुछ भी हो सकता है।
1 2 3 जो भी होगा उसका आपने स्क्वायर लेके फिर इस वैल्यू के साथ इसको सॉल्व कर लेना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। और दूसरी चीज उसने यहाँ पे बताई हुई है कि एन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, साइज के, रेडियस के, ठीक है। साइज के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे ही जितना एन ज्यादा होगा उतना ही साइज ज्यादा होगा। और एनर्जी भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितनी एनर्जी ज्यादा होगी उतना ही एन ज्यादा होगा, ठीक है। क्वांटम नंबर जो है वो ज्यादा होगा। क्लियर है यहाँ तक, कोई क्वेश्चन तो नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ठीक है। सब शेल, ओके जी। और सब शेल टोटल वैल्यूज जो है वो हमारे पास ये उसने बताई हुई है कि n-1 कहाँ से स्टार्ट हो सकते हैं, 0 1 2 आगे ऑनवर्ड n-1 तक जो है जा सकते, 4 वैल्यूज होती हैं, 0 1 2 3। S P D F शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज, फंडामेंटल, स्पेक्ट्रल टर्म ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, ठीक है। ये उनके आगे नेम्स भी उसने बताया हुए हैं, क्या नेम्स है। एस को होता है शार्प, पी प्रिंसिपल, डी डिफ्यूज्ड, एफ फंडामेंटल, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रल, ठीक है। अब जो है एस स्फेरिकल शेप होती है, पी की क्या होती है, डम्बल शेप होती है, डी की सॉसेज शेप होती है, एफ जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है। अब ये उसने किसकी शेप्स बताई हुई है, सब शेल्स की शेप बताई हुई है। पहले उनके नेम्स बताए थे, वो एब्रीवेट किससे काटे हैं, और फिर उनके बताया हुआ है कि शेप्स क्या होती हैं, ठीक है। ये आपने सारी शेप्स जो है वो याद रखनी है कि एस की शेप क्या होती है, पी की शेप क्या होती है, और डी की शेप क्या होती है। तो वो पूछ सकता है आपसे कि सॉसेज शेप जो है वो किसकी होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि सॉसेज शेप जो है वो किसकी होती है, डी की होती है, ठीक है। डी सब शेल की होती है। और फिर इसी तरह अगर वो पूछता है पी की, तो आपको बताना कि डम्बेल होती है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है इज इक्वल टू 2 जो है हम फार्मूला एजीम्यूथल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने के लिए क्या यूज करते हैं, 2 उसमें हम कौन सा फार्मूला यूज कर रहे थे क्वांटम में, 2n², ठीक है। कंफ्यूज नहीं करना, यहाँ पे क्या करेंगे 2l+1, ठीक है। ये हमारे पास किसका फार्मूला, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर में इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने का। एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2, पी में कितने होते हैं, 6, डी में 10 और एफ में 14 होते हैं, ठीक है। ये इतना इसने किसमें बताया हुआ है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर में बताया हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों नाम आपने याद रखने हैं। और जो ओरिएंटेशन ऑर्बिटल की वो कहाँ होती है, स्पेस में होती है, ठीक है। और जो हमारे पास एम है वो क्या होता है, -1 to 0 और +1 तक हो सकता है। नंबर ऑफ वैल्यूज जो एम है वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, 2l+1, ठीक है। जो एम की वैल्यू है, तो एम जो है जब क्या होगा हमारे पास 0 और एल की वैल्यू क्या होगी 0, तो कौन सा ऑर्बिटल होगा, एस ऑर्बिटल होगा। P1 जब एल की वैल्यू 1 होगी और एम की वैल्यू -1 होगी, तो 0+1, तो हमारे पास कौन सा ऑर्बिटल होगा, पी होगा। इसी तरह 1 तो होगी, सॉरी 2 होगी एल की वैल्यू, और डी ऑर्बिटल होगा, डी सबशेल होगा, और एम की वैल्यू -2 होगी, तो हमारे पास जो है वो ये वाले ऑर्बिटल्स होंगे। और हमारे पास कौन सा सबशेल होगा, डी सबशेल होगा। और एफ जो है, एफ के केस में जो हम एम की वैल्यू है वो हो सकती है -3 -2 -1, 0+1 +2 और +3 तक भी जा सकती है, ठीक है। ये वैल्यूज दी हुई है उसने के। अब आपसे वो पूछ सकता है कि एम की वैल्यू जो है, 1 मिनट। अच्छा, अब वो आपसे जो एमसीक्यूज है वो पूछ सकता है कि एम की वैल्यू क्या होती है एफ ऑर्बिटल में, तो आपको पता होना चाहिए कि -3 -2 -1 टू 0+1 +2 +3 तक हो सकते हैं। इसी तरह आपको पता होना चाहिए कि पी में, डी में कितनी होती है, पी में कितनी होती है, और एस में जो है वो कितनी वैल्यू होती है। नेक्स्ट है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर, क्या होता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से। स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है इसमें, ठीक है। क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। जब क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव होगा, जब एंटी क्लॉकवाइज होगा तो जाहिर सी बात है क्या होगा, नेगेटिव होगा। +1/2 और एंटी क्लॉकवाइज बाय तो -1/2 होगा। ऑपोजिट मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है, ऑपोजिट होंगी, ठीक है।
इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ऑफ प्रिंसिपल जो है वो क्या कहता है हमारे पास, अब ये चीज इसमें याद रखने वाली है कि ऑफ प्रिंसिपल जो है, इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हाई एनर्जी। इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे पास वो हाई टू